नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 सिविक्स का सेकंड चैप्टर और आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इसकी पहली वीडियोज़ में इंडिया में देखा था कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारी पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने किस तरह से हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो गाइडिंग वैल्यूज़ थे, मतलब कि उसको बनाते समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर के बैकग्राउंड में या उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा था कि किस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके लिए जो उनके पास वैल्यूज़ आ रही थी, जो उनको गाइड कर रही थी, वो कहाँ से आई थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि हमारे, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत पहले से ही बनना स्टार्ट हो गया था 1931 से, या मैं कहूँ 1929 से, जो लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसी समय से हमारे पास एक विज़न था कि अगर हमारा इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह से होगा, उसकी जो बेसिक वैल्यूज़ होंगी वो कैसी होंगी। लेकिन और भी हमारे पास कुछ गाइडिंग वैल्यूज़ थे फ्रेंड्स, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से चीज़ें डेवलप हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। अगर आप ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें देखें तो ये आपको एक महात्मा गांधी जी का यंग इंडिया जो 1931 में पेपर पब्लिश करते थे गांधी जी, उसमें उन्होंने एक चीज़ लिखी थी, मतलब 1931 में लिखी थी कि हमारे फ्यूचर में अगर हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होता है और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके बारे में गांधी जी ने कुछ यहाँ पे लिखा था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप ये पढ़ेंगे तो उसमें आपको बेसिक चीज़ें यही मिलेंगी कि गांधी जी का एक सपना था कि जब भी हमारा भारत आज़ाद होगा तो वहाँ पे जितनी भी डेस्पेरिटी हैं, मतलब जितने भी भेदभाव वाली चीज़ें हैं, चाहे वो कास्टिज़म को लेकर हो, चाहे वो अमीर या गरीब को लेकर हो, किसी भी तरह का भेदभाव हो, छुआछूत वाला जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होनी चाहिए। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स गांधी जी के इस आर्टिकल को पढ़ रहे होंगे तो उनके पास एक विज़न था, यानी उनको ये चीज़ें गाइड कर रही थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, जहाँ पे किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, जहाँ पे कोई ऊंचा या नीचा ना हो, जहाँ पे कोई छुआछूत जैसी चीज़ें प्रिविलेज ना करती हों या वहाँ पे एग्जिस्ट ना करती हों। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या वहाँ पे जो हमारे डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स, उसमें इन्हीं सब चीज़ों को हमने, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इन्वॉल्व किया है। ठीक है, तो ये पहला आर्टिकल जो महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया मैगजीन में लिखा था 1931 में, वो एक तरह का गाइडिंग प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने लिखा और उन्होंने एक कॉन्ट्रडिक्शन बताया। मतलब कि जब ये चीज़ें हो गई थी, मतलब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, उसी दिन हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही कि ऑन थ्योरी, मतलब पेपर्स में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम लोग ने बहुत अच्छा काम कर दिया, मतलब सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई, जितनी भी सोशल डिस्पेरिटी थी वो सारी ख़त्म हो गई है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, ये सारी चीज़ें ऑन पेपर तो सही हो गई। लेकिन ऑन प्रैक्टिकल फील्ड, ठीक है, ऑन अ ग्राउंड, रियल ग्राउंड पे क्या ये सारी चीज़ें सोशल या इकोनॉमिकल जो हमने लिबर्टीज़ की बात कही थी, जो फंडामेंटल राइट्स की बात कहे थे, क्या वो सही हो जाएंगी? अगर आप आज इंडिया का, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं इसको 2020 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2020 या आगे भी जब कभी आप वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे हमारे सोशल लेवल पे बहुत सारी ऐसी डिस्पैरिटीज़ हैं जो आज भी अवेल करती हैं या एग्जिस्ट करती हैं। तो आप याद करिए, ज़रा समझने की कोशिश करिए कि जब 26 जनवरी 1950 रहा होगा उस समय हमारे इंडिया में कितने तरह की डाइवर्सिटी या कितने तरह की प्रॉब्लम्स थी जो सोशल लेवल पे फेस कर रहे होंगे। तो हमारे अंबेडकर जी ने बस इसी चीज़ को यहाँ पे फोकस करने की कोशिश की गई है कि ऑन पेपर तो हमने सब चीज़ें अवेल कर ली हैं, बट ऑन रियलिटी पे हमें ये बहुत सारी चीज़ें अवेल करना या अचीव करना बाकी है। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यही दिखेगा, सोशल या इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल लेवल पे जो डिफरेंसेस थे हमारी सोसाइटी में, उसके बारे में अम्बेडकर जी ने यहाँ पे कुछ बातें कही हैं। नेक्स्ट इमेज जो आपको मिलेगी, ये बहुत ज़्यादा फेमस, हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को ये अपना एक भाषण दिया था। ये उनके भाषण का ही एक रिटर्न, ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ें विजिबल होंगी क्लियर, क्योंकि इमेज थोड़ी सी छोटी है, बट आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो वहाँ पे चीज़ें बहुत आराम से आपको इजीली अवेल हो जाएंगी। इस जो भाषण था उसका जो टाइटल है टेस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, आई थिंक इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो नियति के साथ कुछ ऐसे करके है, नियति के साथ मुलाकात या ऐसा कुछ। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो नेहरू जी ने वो सारी चीज़ें
इन शॉर्ट हमें बताई हैं कि हमारा जो विज़न था या जब हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, क्योंकि ये कब उन्होंने भाषण दिया है, ये दिया था 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा भारत आज़ाद हो गया। और उस समय ये बता रहे हैं कि हम आने वाले फ्यूचर में अपने इंडिया को किस तरह से देखना चाहते हैं, हमारा क्या विज़न होगा, हम इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको मिलेगा जानने के लिए कि किस तरह से हमने कितने एडवर्स कंडीशन में हमें आज़ादी मिली थी, हमने अपनी जो गुलामी थी उसको ख़त्म किया, और हमारा आने वाला टाइम फ्यूचर किस तरह का होगा, हमारा विज़न क्या है, हमारा एम क्या है, हम भारत को किस तरह का बनाना चाहते हैं, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो ये जो भी मैंने अभी 3 आपको आर्टिकल दिए, गांधी जी वाला, अम्बेडकर जी का और ये नेहरू जी का, इसमें लगभग यही चीज़ें बात की गई हैं कि हम लोग क्या चाहते थे, हमारे गांधी जी ने क्या विज़न रखा था, अम्बेडकर जी का क्या सोचना था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर या उसके प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर, और हमारे नेहरू जी क्या चाहते थे, क्या विज़न था उनका। ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, उनके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम कर रही थी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो नया टॉपिक है या नेक्स्ट टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी का क्या मतलब होता है? फिलॉसफी कुछ एक तरह की ऐसी बातें होती हैं जो, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी को अगर हमें समझना हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेनली कहना क्या चाह रहा है, क्या उसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं, किस लिए बनाया गया है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग किसी को बताना चाहें तो हम हाईलाइट करके बता सकते हैं। उस फिलॉसफी को समझने के लिए हमें, हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है, आइए देखते हैं अपना टॉपिक। The values expressed in the preamble are expressed as the philosophy and objective of the constitution। अगर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी को समझना होगा तो अगर हम लोग प्रियम्बल समझ लें अपना, ठीक है, अगर हम लोग इस प्रियम्बल को पढ़ लें तो हमें कहीं ना कहीं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी क्या है, वो क्या कहना चाहती है। मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ लेते हैं तो आपको एक बहुत बेसिक जानकारी मिल जाएगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे क्या कहना चाहता है या क्या डिमांड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या है हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रियम्बल के जो फ़िलॉसफी है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ़िलॉसफी है या जो उसका ऑब्जेक्टिव वो क्या है, आइए देखते हैं। दीज आर ऑब्जेक्टिव एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोवर्जेनिटी, इसमें पहला जो पॉइंट है वो है सोवर्जेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए या हाईलाइट करके दिखाए हैं, यही है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी। ठीक है, अभी हम लोग इसको, ये सारी चीज़ें एकदम बहुत डिटेल में अभी करने वाले हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे समझना चाहें तो हमने ये बताया आपको कि जितनी भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप उसका पूरा समरी देखें, ठीक है, या आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक नेट सेल में 5 या 10 लाइन में अगर आपको डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाए तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या मैं कहूँ जो हमारा इंडिया है, वो एक सॉवरेन कंट्री है, सेकुलर है, सोशलिज्म वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, वो डेमोक्रेटिक भी है, वो रिपब्लिक भी है। ठीक है, हमारे जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, जस्टिस हमें मिलती है हमारे सभी सिटीजन्स को, लिबर्टी है उनके बीच में, इक्वालिटी वाला पॉइंट है, फर्टर्निटी है, यहाँ पे ह्यूमन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, और सभी लोग यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के बेसिस पे काम करते हैं। तो मैंने एक तरह से ये कहा कि ये मैंने अभी आपको पूरी फ़िलॉसफी बताई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अगर आप ये देखें कि यहाँ पे जो हमारा प्रियम्बल लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने आपकी बुक का एक पेज है, उसकी एक कॉपी यहाँ पे लिखी है, ये हमारा प्रियम्बल है। ठीक है, प्रियम्बल को पढ़िए, प्रियम्बल को पढ़ने के बाद हम इस प्रियम्बल के एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली या इन चीज़ों के मतलब समझ लिए तो आप ये समझिए कि हमने एक एक पॉइंट को या कॉन्स्टिट्यूशन के फ़िलॉसफी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रियम्बल को पढ़ने के बाद यहाँ पे हम लोग जितने भी इसके मेन पॉइंट्स हैं या इसके जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले प्रियम्बल पढ़ता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो अपनी एनसीईआरटी बुक में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको क्लियरली विजिबल ना हो रहा हो, थोड़ी इमेज छोटी लग रही है मुझे,
स्टार्ट करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस। 3 टाइप की जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 तरह की लिबर्टीज। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, ये हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। फ्रेंड्स, मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को लेके एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ जाकर अगर आप इन सब चीज़ों को बहुत और डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहाँ पे ये देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी है। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो पहला मेन पॉइंट हाईलाइट करके यहाँ पर बताया गया है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया? इसका ये मतलब है फ्रेंड्स कि हमारे कंट्री में जो भी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं वो उसका सोर्स क्या है, वो किसने लिखा है, किसने बनाया है? वो बनाया है वी द पीपल ऑफ इंडिया ने। क्योंकि आपको पता होगा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका इलेक्शन हुआ था, ठीक है, और इलेक्शन होने के बाद वहाँ से कुछ मेंबर्स चुन कर आए थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 299 मेंबर्स है, याद करिए अगर पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो उन सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और ये किसके बिहाफ पे बनाया है? हम इंडियंस के बिहाफ पर। तो इसका मतलब हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल स्टार्ट होता है उसका ये मतलब हुआ कि आगे अभी हम लोग जो भी बातें करने वाले हैं इसका जो सोर्स है वो कौन है? हम वी द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको पढ़ेंगे हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग ही हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन थीम है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है कोई एक ऐसी देश, ऐसा कंट्री जो किसी बाहरी देश के प्रभाव में ना हो या किसी दूसरे देश के प्रभाव में ना हो, वो अपने सारे डिसीजन खुद ले, ठीक है, उसके सारे डिसीजन उसके खुद के होने चाहिए। किसी दूसरे के प्रभाव में आके अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो कंट्री सॉवरेन नहीं होती। हिंदी में जो कहते हैं संप्रभुता, मतलब मैं खुद ही इतना सक्षम हूँ कि अपने देश के सारे डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। जैसे अगर आप देखें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी प्रेजेंट में जो हैं, वो कोई डिसीजन लेना होता है तो खुद से लेते हैं, खुद की अपनी सरकार से या कैबिनेट से या मंत्रिमंडल से बात करके लेते हैं। वो किसी दूसरे देश के प्रभाव में आए बिना काम करते हैं। तो अगर ऐसा कोई कंट्री करता है तो वो कहलाता है सॉवरेन। नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जस्ट अपोजिट होगा किसके? कैपिटलिस्ट के, ठीक है। कैपिटलिस्ट में क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या देखा था हमने या क्या पढ़ते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे सारी चीज़ों का मतलब जितने भी रिसोर्स होते हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होते हैं। बट सोशलिस्ट में देखा जाए तो सोशलिस्ट एक इस तरह की इकोनॉमी है जहाँ पे किसी भी कंट्री के रिसोर्स गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं और वो गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारे इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं किसी भी कंट्री के सिटीजन्स के लिए। तो हमारा जो कंट्री होगी वो सोशलिस्ट होगी, कैपिटलिस्ट नहीं होगी। मतलब यहाँ पे जो मेन रिसोर्सेज हैं उनमें हमारी सरकार उसको होल्ड करेगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी इक्वल लेवल पे हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब या पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो इंडियन स्टेट है या इंडियन जो गवर्नमेंट है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। इंडियन स्टेट अपने लेवल पे किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, अपने लेवल पे किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। अगर कोई कंट्री ऐसा करती है तो वो कहलाती है सेकुलर कंट्री। जैसे आप इंडिया में देखते हैं, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। आप किसी भी देश के आप किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति हों, कोई भी पर्सन हो, आपको कभी किसी के साथ भेदभाव करने का मौका नहीं मिलेगा, सरकार नहीं करेगी आपके साथ भेदभाव। बट अगर आप देखें तो हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका पूरा नाम अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा रहता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मतलब उसने अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर रखा है, इस्लामिक कंट्री घोषित कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे इस्लाम यानी जो इस्लाम धर्म है उसको वरीयता दी जाती है, उसको प्रमोट किया जाता है, उसको सरकार संरक्षण देती है। बट इंडिया में ऐसा कोई
रिलीजन नहीं है जिसको सरकार माने या सरकार प्रमोट करे, वो अपने जितने भी सिटीजन्स हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजन। ठीक है, अगर कोई ऐसी कंट्री होती है तो वो सेकुलर कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब आप सबको पता है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे इसका अगर हिंदी देखें तो लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, मेरा और आपका, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं, जो लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं या जो विधानसभाओं में जाते हैं स्टेट के, वो हम चुन के भेजते हैं। ठीक है, हमने वोट किया और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर हमारे लिए ही कानून बनाते हैं। तो अगर कोई ऐसी कंट्री होती है जहाँ पे डेमोक्रेसी हो, जहाँ पे जनता का शासन हो, जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्ट चाहे तो इनडायरेक्ट अगर रूल करती है, तो वो कंट्री कहलाती है डेमोक्रेटिक। और इसी के जस्ट अपोजिट बनता है ऑटोक्रेटिक। आप जानते हैं जैसे हमारे चाइना में है, हमारे नहीं मतलब चाइना में है, और नॉर्थ कोरिया, जो आपको 2 देश मिलते हैं, वहाँ पे आप यहाँ पे गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करती है, मतलब वो किसी जनता से नहीं पूछती, अपनी ही सरकार है, मतलब मेरी सरकार है, जो वहाँ पे प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो होगा नहीं, प्रेसिडेंट ही बोला जाएगा उनको, तो वो खुद की ही डिसीजन लेता है, अपनी गवर्नमेंट के ही डिसीजन लेता है, वो जनता से नहीं पूछता। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब हुआ जहाँ पे हेड ऑफ द कंट्री या हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री जो होते हैं वो चुने जाते हैं, वो वंशानुगत नहीं होते। ठीक है, हायरार्की नहीं होती इनकी। जैसे समझा आपको बताता हूँ, इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री का मतलब हुआ जो यहाँ पे हेड ऑफ द कंट्री है। हेड ऑफ द कंट्री कौन है हमारे? हेड ऑफ द कंट्री का मतलब क्या हुआ? हमारे राष्ट्रपति, मतलब भारत का प्रथम नागरिक वो कौन है? हमारे राष्ट्रपति हैं। वो राष्ट्रपति क्या किसी वंश की परंपरा से चले आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमने देखा था हमारे जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे और जो आज के राष्ट्रपति हैं उनमें कोई उनका पारिवारिक रिश्ता नहीं है। और बीच में हमने देखा बहुत सारे राष्ट्रपति आए जो अलग अलग फील्ड से थे, अलग अलग परिवार से थे। तो हमारे जो राष्ट्रपति होंगे या हमारा जो हेड ऑफ द कंट्री होगा वो कोई वंशानुगत पद नहीं रहेगा, उसमें किसी एक परिवार का प्रभुत्व नहीं रहेगा। जो कैपेबल होगा, जो चुनकर जीता जाएगा, उसी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। बट डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर आप देखें, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेटिक तो हैं बट वो रिपब्लिक नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? डेमोक्रेटिक का होने का मतलब है कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, पीएम, जो आपका पीएम है वो तो चुना जा रहा है, लेकिन आपका जो राष्ट्रपति है वो एक वंश से आ रहा है। मतलब जैसे अगर आप देखें ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है बट वहाँ पे आज भी राजा या रानी वाला रूल है। और राजा रानी यानी जो वहाँ पे प्रिंस और क्राउन है वो एक ही परिवार से आते हैं। ठीक है, आप जापान में देखेंगे, जापान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ के एक पीएम है बट वहाँ के जो राजा हैं या वहाँ पे जो हेड ऑफ द कंट्री हैं वो भी किसी एक ही परिवार से हैं। मतलब अभी भी राज्य व्यवस्था या राजा वाला शासन है वहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक होने में और रिपब्लिक होने में अंतर होती है। कोई कंट्री डेमोक्रेटिक तो हो सकता है लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिपब्लिक हो। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट है आगे। नेक्स्ट है हमारा जस्टिस। हमने यहाँ पे देखा था जस्टिस हमें मिला हुआ है, हमारी इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको जस्टिस मिलेगा किस किस लेवल पे? सोशल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे। तो उसी तरह के हमने जस्टिस प्रोवाइड कर रखे हैं अपने सभी सिटीजन्स को। मतलब आपको राजनीतिक लेवल पे, आपको सामाजिक लेवल पे, आपको आर्थिक लेवल पे कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो आप सोशल लेवल पे किसी भी तरह के प्रॉब्लम में हो या इकोनॉमिकल लेवल या पॉलिटिकल लेवल पे, सरकार आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। सपोज़ करिए अगर वैकेंसी अगर आपके पास आपको कोई प्रॉब्लम होती है या किसी भी लेवल पे आपको कोई आपके साथ इनजस्टिस होता है, तो आप हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है और हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो सभी सिटीजन्स को दे रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारी सरकार ने। अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सीधा जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकते हैं और वहाँ पे आपको वहाँ से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हमें, ना तो आप किसी भी कास्ट के लेवल पे, ना किसी रिलीजन के लेवल पे, ना ही आप कहाँ से आते हैं, किस भाषा को बोलते हैं, किस रीजन से बिलोंग करते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, इन सब लेवल से ऊपर उठकर आपके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको जस्टिस मिलेगा सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आपको बहुत सारी छूटें दी गई हैं, आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बंधन नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई आप किसी तरह की इनलीगल एक्टिविटी ना करें, आपकी कोई एक्टिविटी किसी दूसरे को हार्म ना करे, बस इन पॉइंट ऑफ या इन ग्राउंड्स पे छोड़कर आपको बहुत सारी लिबर्टी है। आप कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी तरह का व्यवसाय चुन सकते हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी
पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी भाषा को बोल सकते हैं, कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। आप कोई भी रिलीजन ना फॉलो करें, ये भी लिबर्टी आपको मिल जाएगी। तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लिबर्टी ग्राउंड आपके पास बहुत सारी लिबर्टीज़ हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। लिबर्टी जैसे हमने यहाँ पे देखा था, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। आप इन लेवल पे किसी भी तरह की लिबर्टीज़ को इंडिया में अवेल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ इक्वलिटी, ठीक है। इक्वलिटी हमने देखा था, यहाँ पे भी इक्वलिटी था, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। इंडिया में अगर आप हैं तो आपको बराबर सरकार ने, देखिए जैसे यहाँ पे यहाँ पे देखा था सोशलिज्म, हमारे इंडिया में सोशलिज्म है, मतलब इंडिया में जितने भी रिसोर्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उनके बीच में। इक्वलिटी भी इसी तरह को प्रमोट करता है। सपोज़ के लिए सरकार में कोई गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कोई वैकेंसी आती है किसी भी फील्ड में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या कोई रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना होगा, हॉस्पिटल की मेडिसिन होगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एजुकेशन होगा, किसी भी लेवल पे आपको हमेशा इक्वली ट्रीट किया जाएगा जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनके बीच में। मतलब आप किसी भी लेवल पे, चाहे वो स्टेटस के लेवल पे हो, मतलब आप किसी भी स्टेट में किसी भी एरिया में रहते हों, कोई भी भाषा बोलते हों, किसी भी तरह का खान पान आपका हो, वहाँ पे लेकर, और आपको जितनी भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ज़्यादातर वो वैकेंसीज़ होती हैं या रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो इक्वल किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आप क्या बोलते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन सी भाषा है आपकी, कौन सा धर्म है, किस जाति से बिलोंग करते हैं, इन सब को छोड़कर आपको हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा हमारे इंडिया की तरफ से या हमारे स्टेट की सरकार की तरफ से। नेक्स्ट है फर्टर्निटी। फर्टर्निटी का मतलब होता है कि आपके अंदर कुछ इस तरह के वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जाएगा, बताया जाएगा आपके अंदर, आपको समझाया जाएगा, ताकि आप इंडिया की इंटीग्रिटी और उसकी यूनिटी को बना कर रखें, प्रोटेक्ट करें। भारत को कभी विभाजित करने का, उसको उसके टुकड़े टुकड़े करने वाले काम या उसको डिवाइड करने का जो भी काम है, ये सब चीज़ों को एबॉलिश करते हुए, ख़त्म करते हुए, आप इंडिया के एक कंट्री की तरह, अपने आप को एक फैमिली की तरह, आपके अंदर एक ब्रदरहुड की भावना आए, उसको प्रमोट करने के लिए हमारी सरकार फर्टर्निटी जैसे पॉइंट्स पे काम करेगी, ठीक है। आपके अंदर देशभक्ति या बंधुता को बनाने का काम करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी फ़िलॉसफी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी, जो ये कहती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर आप प्रीएम्बल को पढ़ लीजिए, प्रीएम्बल के जितने भी की पॉइंट्स हैं इनको आप समझ लीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअल में किस तरह की बातों को प्रमोट करता है, या उसकी जो उसका जो बेसिक फ़िलॉसफी है वो क्या कहती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर, यानी हमारा जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ, गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी के साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर भी ख़त्म होता है। ये वीडियो यहीं तक। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड होगी, आप लोग प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसी चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो सही लग रही हो या पसंद आई हो, ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाइए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं, सो दैट कि जब भी मैं कोई नई वीडियो पब्लिश करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।